एग्जाम क्या मांगता है? सोशियोलॉजिकल मोरालिटी। एडमिनिस्ट्रेटिव मोरालिटी मांगता है, क्या मांगता है? एडमिनिस्ट्रेटिव मोरालिटी। मतलब आपके पास एक ही गिलास पानी है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो और पानी कहीं भी नहीं है चारों तरफ, तो एडमिनिस्ट्रेटिव मोरालिटी कहती है कि पहले वहां पे जो बच्चे और पहले बुढ़े और जो गरीब और जो बीमार है ना, डीसी बाद में पानी पिएगा, वो पहले पिएंगे। कॉर्पोरेट मोरालिटी कहती है उस पानी को कितने में बेचा जाएगा। फैमिली मोरालिटी कहती है मेरी फैमिली को ही मिलना चाहिए। तो हर चीज के पीछे एक मोरालिटी होती है। आपने हमसे बोला स्किल दे दीजिए सर, मैंने बोला बदले में पैसे दे दो। लेकिन अगर स्किल एक इंटेंजिबल एसेट है, उससे आप पैसे तो क्रिएट कर लोगे 100 टाइम्स भी। लेकिन मुझे क्या 100 टाइम्स पैसे मिले? नहीं मिले। वो भी एक मोरालिटी है। तो जो मैं कर रहा हूं उसकी एक मोरालिटी है, जो आपको करना उसकी एक मोरालिटी है। हम गांव में घर में गाय भैंस लेकर आते हैं, जब हम अपने लिए दूध और घी निकालते हैं तो उसको सुआ नहीं लगाते, इंजेक्शंस और प्लास्टिक नहीं खिलाते। लेकिन अगर मैंने डेयरी खोली हुई है, मैं पारस और मैं गंगा सागर और दूध सागर और पता नहीं क्या मैंने बनाए हुए, तो किसी भी कॉस्ट पे मुझे डेली 2000 लीटर, 5000 लीटर, 200 किलो, 500 किलो पतंजलि का घी, इसका घी उसका घी मुझे करना ही करना है। तो मुझे पाउडर बना के भी करना पड़ सकता है और मैं नकली पैकेज बनाकर भी दुकान पे रख सकता हूं। वो मेरी मोरालिटी नहीं है। पुलिस वाले की मोरालिटी है पब्लिक सर्विस को बचाना। लेकिन आज के अखबार को यदि आप पढ़ोगे तो आपको मिलेगा कि दिल्ली में ही एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ने एमटीएनएल की केबल्स चुराने में ये ऐसा एलिज किया गया है, चोरों की मदद की। हैरानी की बात है यार, एएसआई जो है केबल चुरवा रहा है। तो उसने चोर की मोरालिटी का साथ दिया। आपने अपने आप रोज पढ़ते हुए ऊपर अपने आप को नहीं उठाया तो आप इमोरल हो। मतलब सर जब बोलेंगे तो करेंगे, ये मोरालिटी नहीं है। तो चलिए इसी विचार के साथ हम बढ़ते हैं आगे। और हम कह रहे हैं अप्रोचेस क्या है? सबाल्टन। सबाल्टन, तो सबाल्टन जो है वो कौन सा तबका हुआ? सबाल्टन मीन्स लोअर क्लास, वो आम आदमी जिसका कोई इतिहास नहीं है, जिसका इतिहास बनना चाहिए। दैट इज कॉल्ड सबाल्टन हिस्टोरियोग्राफी। उसमें कॉलोनियलिज्म की बात होगी, नेशनलिज्म की बात होगी, इंडियन सोसाइटी की बात। यानी मैंने क्या वर्ड यूज किया? मैंने यूज किया सबाल्टन हिस्टोरियोग्राफी। ठीक है। अब इसमें होता क्या है? स्टडी है, अप्रोचेस है इंडियन सोसाइटी को स्टडी करने की। सुजाता पटेल प्रोफेसर, मतलब एक बहुत बड़े प्रोफेसर रहे हैं पहले की, उन्होंने कुछ आइडियाज दिए और उन्होंने बताया अलग अलग जैसे मतलब अप्रोचेस हैं इंडियन सोसाइटी की। तो एक अप्रोच जो है आपकी सबाल्टन हिस्टोरियोग्राफी। तो सबाल्टन कौन सा ग्रुप है? सबाल्टन वो ग्रुप है जिस ग्रुप को सोशली, पॉलिटिकली, ज्योग्राफिकली हेजिमोनिक पावर स्ट्रक्चर से बाहर है। यानी कि जिसकी कोई कहानी नहीं होती, उसको कहते हैं हम सबाल्टन। यानी यदि आप आईएएस बनते हो तो आप सबाल्टन नहीं रहोगे। लेकिन अगर आप एक आम टीचर हो, आम ड्राइवर हो, आम आम आदमी हो, तो आप क्या हो? सबाल्टन हो आप, क्योंकि आपका इतिहास नहीं है। कोई नहीं पूछता ना आंचल ने कौन से कपड़े पहने हैं, पर सब पूछते हैं टीना डाबी की साड़ी का रंग क्या है, टीना डाबी का कोट और ट्वीट क्या है। आपका तो नहीं पूछ रहा कोई।
ठीक है, मेरा थोड़ा थोड़ा पूछ रहे हैं तो मुझे सोचना पड़ेगा मैं सबाल्टन हूं कि मैं सेमी सबाल्टन हूं। तो ये है सबाल्टन। खैर मैं सबाल्टन के उससे बाहर आ जाऊंगा क्योंकि बहुत समय से लोग मेरी बात सुन सुनकर अपर क्लास में पहुंचते रहे हैं, तो मैं सबाल्टन से बाहर हो गया इनडायरेक्टली। तो सोशली, पॉलिटिकली, ज्योग्राफिकली जो हेजेमनी पावर से बाहर है वो हो गया सबाल्टन। हैं ब्रिजबाला जी, कहाँ हैं आप, बताइए। तो टेंडेंसी है सोशियोलॉजी में, सोशल एंथ्रोपोलॉजी में, कि माइक्रो रियलिटी को पढ़ा जाए, माइक्रो रियलिटी को पढ़ा जाए, कोई कॉन्सेप्ट लाया जाए। तो ऐसा किसने किया? सबसे पहले राणाजीत गुहा ने किया। तो राणाजीत गुहा ने सबाल्टन हिस्टोग्राफी अप्रोच को लेकर आए, वो जो ट्राइबल या फिर किसान की अप्रोच से जुड़ी हुई है। तो यानी ये किसको देखना चाहती है? पॉलिटिक्स ऑफ पीपल। सबाल्टन अप्रोच देखना चाहती है पॉलिटिक्स ऑफ पीपल। और किसके अगेंस्ट है ये? पॉलिटिक्स ऑफ एलीट। ये पॉलिटिक्स ऑफ एलीट के अगेंस्ट है। आज आपकी ड्यूटी कहाँ है ब्रिजबाला जी? ओ दुर्गा वाहिनी। दुर्गा वाहिनी में है अभी बाला, ओ मतलब ब्रिजबाला जी। तो यानी सारे के सारे हरियाणा के जो पीसीआर में जो ड्यूटी करते हैं, जब उनके ऊपर एक स्टोरी बनाई जाएगी, उनके कष्टों को देखा जाएगा कि वुमेन पीसीआर, वुमेन कांस्टेबल जो पीसीआर में है, क्या उनके लिए टॉयलेट का, क्या उनके लिए किसी जगह कोई एक्सेस है, वो कैसे मैनेज करते हैं, कैसे करते हैं। तो ये स्टोरी उनके सबाल्टन इन्वायरमेंट का पार्ट बनेगी। तो जैसा मैंने बताया कि सबाल्टन थ्योरी जो है वो उनकी पॉलिटिक्स की बात है जिनको कोई नहीं पूछता। अब इसके बाद क्या है? पीपल और इलीट की बाइनरी बनाता है। यानी एक तरफ पीपल हो गए, एक तरफ इलीट हो गए। ऐसा धानागरे ने कहा कि सबाल्टन जो है वो बिना इलिटिज्म के नहीं हो सकता, और इलिटिज्म जो है वो अगर है तो सबाल्टन नहीं है। ठीक है ना? तो अब जो है सबाल्टन हिस्टोग्राफी कैसे हुई? सबाल्टन हिस्टोग्राफी जो है वो जो आप कह लीजिए कि जब कॉलोनियलिज्म या उसके बाद में भी जो है आप कंट्रीब्यूशन जो है आम आदमी का नहीं लेके आ पाए, नेशनलिज्म जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन नेशनलिज्म के अंदर भी जो है आप जो है लेबर क्लास, लेबर ग्रुप, इंटरमीडिएट ग्रुप, छोटे छोटे गांव, इनका जब आप नहीं लेके आ पाए तो ये जो है गलत बात है, क्योंकि ये अपने आप में ऑटोनोमस डोमेन है। ऑटोनोमस डोमेन क्यों है? हम ये कहना चाह रहे हैं कि वो जो है ना तो अमीर की वजह से उसका जन्म होता है, ना अमीर की वजह से वो चीज होती है, इसीलिए उसका अपना एक अस्तित्व है। दैट इज व्हाट इज सबाल्टन, दैट्स व्हाट वी कैन से सबाल्टन ओवर हियर। यानी कहने का मतलब ये है कि इलीट पॉलिटिक्स हो गई या अपर क्लास की चीजें हो गई, वो अलग बात है। मोबिलाइजेशन जो सबाल्टन सबाल्टन में जो आता है वो वर्टिकली नहीं है, मोबिलाइजेशन हॉरिजेंटल है, क्योंकि आइडियोलॉजी, डाइवर्सिटी सब कुछ हो सकता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सबाल्टन डोमेन कभी भी, बताओ, कभी भी होमोजेनस होगा कि नहीं होगा? हाँ चल बताओ। हेट्रोजीनियस हाँ हेट्रोजीनियस होमोजीनियस हाँ, नहीं है। होमोजेनस नहीं हो सकता, शाबाश, होमोजेनस नहीं हो सकता वो, वेरी गुड। तो यानी कि अदर हिस्ट्री हो गई है, अदर की हिस्ट्री हो गई, ट्राइबल एंड पीजेंट इंसर्जेंसी आएंगी इसके अंदर।
हिस्टोरियन और साइंटिस्ट ने उनको इग्नोर कर दिया है, ऐसा दानागरे का कहना है। यानी कि एक जो ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्शियसनेस है वो मिसिंग है। वो ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्शियसनेस जो है वो तभी आएगी जब आप सबाल्टर्न हिस्ट्री पढ़ते हो। और आप क्या कह सकते हैं इसके बारे में, तो कि गुहा साहब ये कहते हैं कि कन्वेंशनल डिस्कोर्स में पीजेंट और ट्राइबल जो होता है ना, वो आप कॉलोनियल लेंस से देखते हो या किसी और लेंस से देखते हो। उसको आप कहते हो डिस्टर्बेंसेस लॉ एंड ऑर्डर में, उसको आप देखते हो कि भाई उन्होंने वो किया। तो दीज स्टडीज वर काउंटर इंसर्जेंसी अटेम्प्ट्स, यानी आपने उसको इंसर्जेंसी बताया, तो अब ये स्टडी आपने की तो कौन सा काउंटर इंसर्जेंसी है। तो यानी कि इससे आपने उनकी कॉन्शियसनेस रिडन जो स्पॉन्टेनिटी थी या जो उनका स्ट्रक्चर था उसको तो आपने इग्नोर कर दिया। आपने देखा ही नहीं कि वो जो क्यों हो रही है, क्या हो रही है। जो उनका कॉन्शियसनेस था स्ट्रक्चर में, जो उनका वैल्यू था, उसको तो आपने छोड़ दिया, भूल गए। ठीक है जी। तो इसीलिए राणाजीत गुहा ने कहा कि जो प्री प्री पॉलिटिकल एक वैल्यू लेडन वर्ड है यहाँ पर, मिसलीडिंग है। उनको इस अटेम्प्ट में आप देखिए कि वो जो हुए हैं, लैंडलॉर्डिज्म है, पैरासाइटिक बिहेवियर है, उनको पावर स्ट्रक्चर के अंदर कुचल के रख दिया गया है। इट इज इन दिस सेंस कि ये जो रेबेलियन है ये प्री पॉलिटिकल नहीं है इस सेंस में। इन रेबेलियंस का भी एक पॉलिटिकल नेचर है। ये पॉलिटिक्स सिर्फ जो है कांग्रेस और लेफ्ट विंग के अंदर नहीं हुआ, लेकिन वो कहते हैं कि इसके अलावा भी बात हुई है, यानी कि आइडियोलॉजी है, लीडरशिप है, ये जो है इनके बड़े डिफरेंट थे। और क्वालिटेटिवली वो जो बाद में मूवमेंट्स हुई है उनसे भी डिफरेंस है। तो रंजीत गुहा का जो ऑब्जेक्टिव है इंसर्जेंट मूवमेंट पढ़ने में, इससे हमें पता लगता है कि पैटर्न्स जो हैं सबऑर्डिनेशन और इन सबऑर्डिनेशन के पैरेलली रन किया है। तो इंडियन नेशनलिज्म में क्या आ गया, एलिटिज्म भी आ गया। इंडियन नेशनलिज्म में जो है बुर्जुआ का हम ब्लेम लगाते हैं। तो गुहा ने कहा कि ये दोनों चीजें आइडियोलॉजिकल प्रोडक्ट हैं कॉलोनियलिज्म का। ये दोनों ने इंडियन नेशन को बनाने की बात की है, नेशनलिस्ट कॉन्शियसनेस को लेके आए हो, लेकिन इस नेशनलिस्ट कॉन्शियसनेस में क्या लेबर क्लास, क्या ट्राइबल क्लास, क्या वुमेन, क्या मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है? नहीं है। कॉलोनियलिज्म कहता है कि इंडियन नेशनलिज्म क्यों आया, क्योंकि आपको जो है जब इंजेक्शन लगाया गया कॉलोनियलिज्म का, तो आप जागे, आपने बोला भैया हमें आजाद होना है। आइडिया कहां से आए, इंस्टीट्यूशन कहां से आए, रिसोर्सेज कहां से आए, ये सब के सब कॉलोनियल पीरियड लेके आया। ऐसा किसका कहना है? अंग्रेजों का कहना है। लेकिन क्या वाकई इंडियन नेशनलिज्म ऐसा था? ऐसा नहीं है। इंडियन नेशनलिज्म का क्या अपना कोई रोल था? ऐसा है। इंडियन नेशनलिज्म में जो इलीट थे उन्होंने इंडियन नेशनलिज्म को क्या बोला, वो तो हमने चलाया है। नेटिव इलीट ने जो है वो कॉलोनियल रूल के साथ फाइट की है, कुछ कॉपरेट किया, कुछ जो है एसोसिएट किया, कुछ वेस्टर्न वर्ल्ड से हमने नॉलेज ली और हमने चीजों को किया। तो इससे गुहा साहब कहते हैं कि जो रोल, जो ग्लोरिफिकेशन वो अपना कर रहे हैं, उसके चक्कर में उन्होंने जो है जो रियली में जो क्लास जिन्होंने किया उसका कोई रोल ही नहीं रह जाता। तो ये ऐसी हिस्टोग्राफी जो है आपको पूरी पिक्चर नहीं दे सकती नेशनलिज्म की। जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट है, मास मूवमेंट क्यों हुई भाई? गुहा साहब कहते हैं अगर ऐसी ही बात थी तो गांधी तो अंदर थे, फिर इतना तगड़ा क्यों हुआ स्पॉन्टेनिटी? एंटी रॉलेट अपसर्च क्यों हुआ? 1919 का मास का बहुत बड़ा रोल था। तो रियल पॉलिटिक्स सक्सेस मतलब जो है मिलनी चाहिए थी लोगों को, लेकिन उसके बदले हुआ क्या, इलीट क्लास ने अपने नाम की सक्सेस ली। तो यानी कि इलीट हिस्टोग्राफी इनएडिक्वेट है इस बात के लिए अपने रूल रेगुलेशंस के अंदर, अपने इंस्टीट्यूशन सेटअप के अंदर, कि वो गरीबों को, वो आम आदमी को भी जगह दे। तो गुहा ने ऐसा कहा कि ये जो है हॉरिजॉन्टल मोबिलाइजेशन जो पीपल है लोगों का, वो ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो किंगशिप टाइज के ऊपर है, वो टेरिटरी के ऊपर है, वो जो है क्या बोलते हैं उसको, मोर वायलेंट हैं लोग। तो उन्होंने कहा कि जो 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 सबाल्टन लोग हैं वो आम आदमी से ज्यादा वायलेंट हैं। ये बात बिल्कुल सही है, वो ज्यादा स्पॉन्टेनियस है और ज्यादा उनका कंट्रीब्यूशन है। तो डाइवर्सिटी है सबाल्टन के डोम, इलीट को अगेंस्ट है वो। एक और डिस्टिंक्टिव फीचर अगर हम कहें तो वो ये है कि एक्सप्लॉयटेशन, इन्हीं क्लासेस का एक्सप्लॉयटेशन हुआ है लार्ज डिग्री में, स्मॉल डिग्री में, पूरे डिग्री। तो इसीलिए ये क्लासेस अपने आप में एलिट से दूर हो जाती हैं। तो मॉडिफिकेशंस भी आए हैं समय के साथ, लेकिन मॉडिफिकेशन जो आए थोड़े बहुत भी, वो इसीलिए भी आए
कि मजबूरी हो गई थी, लेकिन दूसरा जो इंडियन मिडिल क्लास है, इंडिया अपर क्लास है, उसने कभी भी गरीबों के लिए कुछ नहीं बोला जैसा बोलना चाहिए। तो इसीलिए एक स्ट्रक्चरल डाइकोटॉमी है। क्या? समझ आया भाई? बिजबाला जी, आंचल जी, प्लीज शो मी योर थंब और आस्क मी द क्वेश्चंस प्लीज। अगर सबाल्टर्न ज़्यादा स्पॉन्टेनियस होते हैं बिल्कुल होते हैं। तो फिर सबाल्टर्न की स्टडी के लिए फिर इन्होंने क्यों बोला? क्यों नहीं बोलेंगे? तुम्हारा गांव अगर इतिहास लिखा जाना है तो रॉयल जो है रायसीना पहाड़ का ही क्यों लिखा जाए, राष्ट्रपति का ही क्यों लिखा जाए? राष्ट्रपति तो लोगों का प्रतिनिधि है। हर गांव का क्यों नहीं एक इतिहास लिखा जाए? बोलो। भारत के जितने गांव हैं, सारे गांवों के बारे में एक एक पैराग्राफ क्यों ना लिखा जाए? सर वो तो ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा ना, मतलब स्टडी करने में भी मुश्किल हो जाएगी, लेकिन कोई आप मेथड नहीं है। लेकिन आप जो है असली भारत तो वैसे ही जान पाओगे। हाँ जी सर। बस उसका जवाब यही है जो अभी आप बोल रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि जो इनिशिएटिव स्टार्ट किए सबाल्टर्न डोमेन ने, कि जो भी चीजें की उन्होंने नेशन के रिलेशन में, वर्किंग क्लास जो कॉन्शियसनेस जो उन्होंने की, वो इसीलिए जितना कर पाए क्योंकि वो कॉन्शियस हुए थोड़ा बहुत। लेकिन अगर ज्यादा कॉन्शियस होते तो ज्यादा कर पाते। जैसे पीजेंट इंसर्जेंसी की अगर आप बात करोगे तो कॉलोनियल पीरियड में इतने सारे जो है पीजेंट प्रोटेस्ट हुए हैं, बहुत सारे फेल भी हो गए हैं। लेकिन क्या है, वो अपनी हिस्ट्री को दर्शाते हैं, वो अपनी लड़ाई को दर्शाते हैं, वो अपनी डिमांड्स को दर्शाते हैं। 1783 से शुरू हो गया था मामला, वरना आप उनके लिए अगर वर्ड यूज करोगे तो आप देखोगे आम सोसाइटी ने उनको निगेट कर दिया है। निगेशन। साथ में उन्होंने क्या कर दिया है कि एम्बिग्विटी भी है, मोडालिटी भी है, सॉलिडारिटी भी है, टेरिटोरियलिटी भी है। तो पॉइंट है ये कि अगर निगेशन है, निगेशन, तो निगेशन का मतलब क्या, पहले मैं लिख देता हूं। निगेशन का मतलब नेग्लेक्ट करना, एक तरीके से भाव ना देना। तो पहला एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ पेजेंट जो ट्राइबल इंसर्जेंसी कॉन्शियसनेस है, निगेशन है। यानी रेबल को आइडिया है अपनी आइडेंटिटी का, लेकिन वो बनी नहीं है उस टाइम पे, उसके अपने कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। ठीक है, जो इंसर्जेंट है उसकी आइडेंटिटी तो फॉर्म हो गई है कॉलोनियल आइडेंटिटी के दम पे, क्योंकि कॉलोनियलिज्म उसको कह रहा है कि तू लॉ ब्रेकर है, लेकिन उसकी खुद की आइडेंटिटी क्या है ये हमें समझनी, अभी तक बनी नहीं है, समझ नहीं आया। तो यानी कि ये जो आइडेंटिटी है वो क्लास कॉन्शियसनेस में एकदम से तब्दील नहीं हो रही है, फर्स्ट स्टेप है वो क्लास कॉन्शियसनेस बनने। ये नेगेटिविटी कि मैं लॉ डिसरप्टर हूं, ये भी आपकी पर्सनैलिटी को मोल्ड कर रहा है। इसीलिए वो सेलेक्टिव वायलेंस करेगा अपने परसीव्ड एनिमीज के अगेंस्ट में। पेजेंट और ट्राइबल इंसर्जेंस को नेगेटिवली माना गया है, इसीलिए उन्होंने भी जो है बदले लिए हैं चुन चुन के, और उन्होंने सारे के सारे ट्रेडिशनल सिस्टम को, सारे के सारे सिस्टम को चैलेंज नहीं किया। ठीक है, तो निगेशन क्या हुआ? निगेशन का मतलब हुआ कि आप वो सारे सिंबल तोड़ दोगे, सारे सिंबल रोक दोगे जो सिंबल जो हैं
जो सिंबल आप कह सकते हो कि वायलेंस दिखाते हैं, जो सिंबल जो है ये दिखाते हैं कि फ्यूडल मोनार्की है, ऐसे सारे सिंबल को आप तोड़ दो। एम्बिग्विटी, अब एम्बिग्विटी क्या होता है? एम्बिग्विटी का मतलब है, जैसे एम्बिग्विटी यानी कि एक वर्ड है एम्बिग्विटी, यानी कि आप ये कहना चाहते हो कि आप चोर हो कि आप रक्षक हो, इस बात की एम्बिग्विटी है, क्योंकि आपके ऊपर ब्रेड चुराने का आरोप लगाया गया है। सेम थिंग उनके साथ थी, सेम थिंग उनके साथ। तो एम्बिग्विटी जो है वो बेसिक डिफरेंस है क्राइम और इंसर्जेंसी का। गुहा कहते हैं कि क्राइम जो है इंडिविजुअलिस्टिक हो सकता है, सीक्रेटिव हो सकता है, कॉन्स्पिरेशनल हो सकता है, पर जो इंसर्जेंसी है उसका मास कैरेक्टर है, वो जो है मैनिफेस्टेड होती है पब्लिकली। तो ये दोनों के दोनों एक्शन जो हैं, इन एम्बिग्विटी जो क्राइम और इंसर्जेंसी वाले हैं, इनका वायलेंस या फिर ये लगा लीजिए इनका कुछ बचा हुआ है उन बातों में, वो देखा जाने वाली बात है। दोनों वायलेंस हो गए, एम्बिग्विटी क्राइम भी वायलेंस है और इंसर्जेंसी भी वायलेंस। मोडालिटी यानी तरीका, तो पाबना राइट, संथाल राइट, ये सब क्या है? एग्जाम्पल्स है। डेक्कन राइट्स, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी, इन एम्बिग्विटी और सारी मॉडलिटी का मतलब यहाँ पर ये है कि जो रेबल हैं वो एक नई अथॉरिटी ढूंढ रहे हैं, उसके लिए वो अपने मित्रों में मदद भी मांग रहे हैं। ठीक है ना? तो ये हो गया आपका मॉडलिटी। इससे पब्लिक नेचर पता चलता है कि किस तरीके से होगा, नजराना देंगे वो। और ये रिचुअल जो होंगे सिंबल है वैलिडेशन के, कि भाई सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव अथॉरिटी नहीं चाहिए, लेकिन रेबेलियन भी है वो एक एग्जाम्पल। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने जब बनाई सेनाएं, तो उन्होंने नाम दिया था शहीद एंड स्वराज या बाकी चीजें उन्होंने कही थी। तो आप ये देखो, इस चीज को समझने वाली पॉइंट क्या है कि जो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जो मोडालिटी है वो मोबिलाइजेशन किस प्रकार से, बिरसा मुंडा का जैसे हम एग्जांपल लें, तो बिरसा मुंडा ने जो है सरकार के अगेंस्ट, अंग्रेजी गवर्नमेंट की हुकूमत के अगेंस्ट उन्होंने एक रिबेलियन उठाया। तो मोबिलाइजेशन क्या था उनके लिए? पेजेंट और ट्राइबल का था। लेकिन रिलीजियस ओवरटोन इतने ज्यादा नहीं हुए थे, बाद में ब्रिटिश ने उनको ब्लेम किया रिलीजियस ओवरटोन का। एग्रेरियन डिस्ट्रेस भी हो सकता है रिलीजियस ओवरटोन के जैसा। तो मोडालिटी की बात है कि कैसे हो रहा है। धानागरे ने कहा है कि इकोनॉमिक रेशनैलिटी कैन बी देयर, और कई बार वो एब्सेंट भी हो सकती है बिल्कुल। जैसे आप कैश लूट लोगे, तो कहीं इकोनॉमिक मोरालिटी तो है ही नहीं। तो यानी कि इंसर्जेंट्स को एक तरीके से अगर कोई ये कहे कि राणाजीत गुहा ने इंसर्जेंट्स को जो है वो पदवी पर बिठा दिया है, वो ऊपर बिठा दिया है, तो ऐसा क्रिटिकल क्लेम से आप बोल सकते हो। प्लंडर एंड डिस्ट्रक्शन शुड नॉट बी कंफ्यूज विद किलिंग एंड ब्लडशेड। प्लंडर एंड डिस्ट्रक्शन अलग बात है और ब्लडशेड अलग बात है। दोनों में कोई सिमिलरिटी उस तरीके से नहीं, ठीक है ना? कोई सॉलिडिटी उस तरीके से नहीं। तो यानी क्वालिटी ऑफ क्लास कॉन्शियसनेस ये जब आएगी, जब आप जो है सॉलिड हो गए हो, जब आप मजबूत हो गए हो। फिर उसके बाद आपका आएगा ट्रांसमिशन, यानी पहले सॉलिडिटी आई, फिर ट्रांसमिट करेगा वो। सिंबल होंगे, वर्बल, नॉन वर्बल, बाकी चीज। फिर हो गया टेरिटरी, तो टेरिटोरियलिटी भी आएगी लास्ट में। तो मैंने आपको एलिमेंट बता दिए, फिर से रिपीट कर देता हूं मैं। पहला हो जाएगा आपका एम्बिग्विटी। उससे भी पहले मैंने शायद एक और बोला था, निगेशन। एक निगेशन हो गया, एक एम्बिग्विटी हो गया, एक जो है आपका मोडालिटी हो गया, और फिर आपका फाइनली एक जो है सॉलिडारिटी हो गया। सारी चीजें मिलाकर ये ट्रांसमिट होती हैं। ट्रांसमिट होने के बाद एक डिफाइंड टेरिटरी को वो कैप्चर करती हैं। उस डिफाइंड टेरिटरी को कैप्चर करने के बाद आप कह सकते हो कि
अपने आप में जो पीस और जो कॉन्फिडेंस आता है वो ही आपको टेरिटोरियलिटी के भाव को समझाता है। लेकिन अगर आप कमियां निकालो सबाल्टर्न पर्सपेक्टिव में तो कहोगे आप ये रूडिमेंट्री स्टेट में है, क्योंकि कुछ क्लियर ही नहीं है क्या चीज कैसे हो रही है, ये क्लोज एंडेड नहीं है। ठीक है, और दूसरा इसके अंदर पर्सनल बायस भी हो सकती है, पर्सनल चॉइस भी हो सकता है। तीसरा कल्चरल एस्पेक्ट्स पे फोकस करने वाली बात है, ये इंडिजिनस कल्चर को प्रमोट करने वाली बात है। चौथा जो नोशन ऑफ ऑटोनॉमी की बात करती है थ्योरी, उन्होंने उस थ्योरी की ये नहीं देखा कि वैलिडिटी है भी या नहीं है। ये सारे पॉइंट्स हमारे आ जाते हैं। और दूसरा अगर हम सबाल्टर्न की बात करें तो ऑलरेडी वो तो अपने आप को विक्टिम और वो सब दिखा रहा है, तो अपने आप को वैसे ही क्रिटिकल अप्रोच से देखें तो अपने आप को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिलवाना चाहता है। तो सबाल्टर्न पर्सपेक्टिव ऑफ गोवा हर चीज के लिए नहीं प्रयोग में लाया जा सकता। ठीक है, इतना नहीं है। लेकिन अगर आप बहुत बोलो कि भाई राणाजीत गुहा का जो पर्सपेक्टिव था वही अगर आपको जानना है तो वो तो कहाँ से आया, वो आया मार्क्सिज्म से, वो आया लॉजिक थिंकिंग से, वो आया थियोरेटिकल फ्रेमवर्क से। समझे आप मेरी बात को? तो ग्रामेस्कियन मार्क्सिज्म, जिसके हमने ग्रामेस्की की बात भी की थी लास्ट लेक्चर में, तो ग्रामेस्कियन मार्क्सिज्म एम्फसाइज करता है, समझे, एम्फसाइज करता है वो किस चीज को एम्फसाइज करता है, रोल ऑफ स्पॉन्टेनिटी, यानी एक्शन जो हुआ वो अचानक से। एक चीज तो ये होगा। दूसरा क्या फॉलो कर रही है, त्रोस्की मार्क्सिज्म। त्रोस्की और मार्क्सिज्म के जो आइडिया थे उनको भी ये फॉलो कर रहा है। कोई दिक्कत आ चल? देखो माओइज्म और नक्सलिज्म ये क्या है, एक ही पेरेंट ग्रुप के दोनों चट्टे बट्टे हैं। नक्सलिज्म माओइज्म में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों के दोनों निगेट करते हैं, दोनों के दोनों आर्म्स रेज करते हैं, दोनों के दोनों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट हैं। बात समझे मेरी? सर लेकिन न्यूज़पेपर में ये दिया हुआ था कि है ना नक्सलिज्म डिक्रीज हो रहा है, माओइज्म इंक्रीज हो रहा है, तो फिर वो हाँ, वो है पार्टी के हिसाब से। जो सीपीआई एमएल है, मार्क्सिस्ट लेनिस्ट और जो बाकी ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप के हिसाब से देखना पड़ता है कौन सा ग्रुप जो वायलेंट है वो कम हो रहा है, वो ज्यादा, वो वाला एंगल। फिलोसफिकली और आइडियोलॉजिकली फर्क नहीं है। अब ट्रॉट्स्की मार्क्सिज्म की बात करें, वो भी कॉन्शियसनेस को ऐसे ही ऑब्जेक्टिविटी के साथ देखता है। तो उसने कहा है भाई, मार्क्सिज्म ने कहा है कि ट्रॉट्स्की मार्क्सिज्म ने कहा है इसके लिए कि चीजें ऐसे ही नहीं हो जाती, चीजें जो है वो आपको देखनी पड़ती हैं कि कॉन्शियसनेस कैसे राइज करेगी, पोजीशन व्यू करनी पड़ती है सेपरेटली और ऑब्जेक्टिवली। ठीक है ना? और एक और बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, मैं आज बता रहा हूं आपको, अब हॉब्स, एक मिनट लिख देता हूं। कोई और डाउट आंचल? ना सर। सर ये नेगेशन, एम्बिग्युइटी, मोरालिटी ये किस चीज़ से रिलेटेड है, मतलब वो समझ नहीं आया
कि किस चीज के पर्सपेक्टिव में अभी तीन। बताता हूँ, अभी बताता हूँ। जी देखिए, निगेशन क्या है? निगेशन शब्द का मतलब होता है ना मानना। यानी मैं निगेट करता हूं कि मुझे आज घर से बाहर जाना है, निगेशन। यानी कि ये कह रहे हैं, निगेशन में आपको फिर से समझा देता हूं, जो बाकी फीचर बताए हैं, पहला फीचर निगेशन ही है। तो गुहा कहता है फर्स्ट एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ पीजेंट एंड ट्राइबल कॉन्शियसनेस। पहला साइन है कि जो आप कॉन्शियस होता है ट्राइबल और पीजेंट, तो वो जो चीजें चल रही है उनको निगेट करेगा। भले बाद में कुछ और क्रिएट कर ले, लेकिन पहले उनको वैसे ही क्रिएट करेगा जैसा वो है। तो यहाँ आ गया निगेशन। यानी निगेशन करने से क्या हुआ, कॉन्शियस निगेशन करने से क्या हुआ कि रेबल की जो अपनी आइडेंटिटी थी वो बनी तो है नहीं, लेकिन उसने जो कॉलोनियल रूल की पावर और जो आइडेंटिटी उसको निगेट कर दिया। तो निगेशन का मतलब हुआ टर्निंग डाउन ऑल द सिंबल्स which preserve the feudal power, which preserve the, समझे। और एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी यानी कि हमें श्योर नहीं है हम, ठीक है। तो एम्बिग्यूटी का मतलब वही है कि भाई जो एक्शन होते हैं ट्राइबल के या पीजेंट के, क्यों हुए, पैसा चाहिए था, दंगा कर दिया, ये कर दिया, तो एम्बिग्यूटी आ गई फिर यहाँ। अब समझ आई बात। तो एम्बिग्यूटी, मोडालिटी, नोबिलिटी, समझ आई मेरी बात नहीं है, टेरिटोरियलिटी, मैंने कहा बात समझ में आई। आंचल जी, तो ये एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट है जो मैंने बोला, इनको आपको समझना जरूरी है। समझ आया आंचल? ओके। अब जो है क्रिटिक तो कहते हैं, जैसा मैंने आपसे कहा पहले सबाल्टर्न पर्सपेक्टिव में आपको बता रहा था, जो तो गुहा है, उन्होंने अप्रोच ली और काफी सारी चीजों को उन्होंने दिखाने की कोशिश की। उन्होंने इंटरनेशनल एग्जांपल्स भी लिए, उन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसी करने की कोशिश की जिससे लोकल लेवल पे, रीजनल लेवल पे काफी सारी चीजें चेंज हुई। सोशियोलॉजी क्या है, सोशल मूवमेंट की है। तो ये चीज हमें सबाल्टर्न उससे देखने को मिलती है। सबाल्टर्न पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कौन सा बताया जाए इसके बाद? बोलिए। डिपेंडेंस, क्या कह रहे हैं? डिपेंडेंस थ्योरी, जोर से बोलो। डिपेंडेंस थ्योरी। आप पूछ रहे हैं डिपेंडेंसी थ्योरी, क्या दिक्कत है इसमें? हाँ, सर आपने पूछा कि नेक्स्ट क्या डिस्कस करें, तो इसको थोड़ा और ब्रीफ में इसको बोल रही थी। भाई डिपेंडेंसी थ्योरी वही है कि जो हमने उस टाइम पे की थी, मेरे को याद है। डिपेंडेंसी यानी आप डिपेंडेंट हो किसी चीज के ऊपर, जैसे पुअर कंट्रीज डिपेंडेंट है रिच कंट्रीज के ऊपर। तो डिपेंडेंसी थ्योरी कहती है कि रिसोर्सेज जो है वो वेल्दी स्टेट में जाते हैं, उनके कोर में तो एनर्जी इकट्ठा होती है, पेरिफेरी में जो है ऐसे लोग रह जाते हैं। बात समझ आई कि नहीं आई मेरी? यस सर, ये तो डिस्कस किया था। हाँ, तो डिपेंडेंसी थ्योरी जो है वो यही कहना चाहती है, पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट होते हैं डिपेंडेंसी थ्योरी के। ये श्रीलंका है, श्रीलंका को नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया बहुत ज्यादा। और बोलो।
सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। अच्छा, अब आ रही है अच्छे से? मैंने कहा अब अच्छे से आ रही है आवाज? यस सर। तो अब क्या कवर किया जाए? ये तो हो गया हमारा। रूरल एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया। हाँ, रूरल एग्रीकल्चर नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन। उससे पहले हम जो है फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव पढ़ लेते हैं लीला ड्यूब का। हाँ, आंचल जी। ओके सर। भाई, इस फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव का मतलब है कि बेसिक आइडिया आपके फेमिनिज्म के थ्रू जाएंगे। उसके अंदर एंथ्रोपोलॉजी, उसके अंदर सोशियोलॉजी, उसके अंदर बाकी सोशल साइंसेस का भी रोल रहेगा। ठीक है, यानी कि हिंदी में अगर आप जेंडर का कंस्ट्रक्ट देखो तो उसके बहुत सारे रोल हैं हिंदी में। हिंदी में कंस्ट्रक्ट जो बना हुआ है जेंडर का, वो बहुत नुकसानदेह है। वुमेन एंड किनशिप के रिलेशन भी इसी चीज पे डिफाइन होते हैं। तो लीला ड्यूब ने वो पहले ही एंथ्रोपोलॉजिस्ट है इंडिया की जिन्होंने जेंडर और किनशिप के ऊपर इस प्रकार से काम किया। इरावती कर्वे हैं, कैथलीन गॉफ हैं, उन्होंने भी किनशिप सिस्टम पढ़ा था, लेकिन वो मतलब कि लीला को उन्होंने काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस किया। तो लीला ने जो है वुमेन स्टडीज इंडिया में शुरुआत की, सिस्टमेटिक जेंडर और वुमेन स्टडीज की उन्होंने। उसके बाद जो है वो वुमेन मूवमेंट में जुड़ गई, वुमेन स्कॉलरशिप में जुड़ गई। उसके बाद जो है पर्सनल लॉज, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इन सब के अंदर जो डॉवरी, डोमेस्टिक वायलेंस, इसमें उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। लेकिन वही बात है कि कोर ग्रुप और उसके बहुत सारी वुमेन जो थे वो उन्होंने धीरे धीरे छोड़ दिया। तो लीला जी ने ये जगह पूरी की। लीला जी ने जो है किनशिप टाइज और उन सब चीजों को ढंग से देखा, स्टडी किया, और उन्होंने वुमेन को सेंसिटाइज किया अपने राइट्स के लिए। उनको स्कॉलरशिप मिली और बाकी सारी चीजें हुई। तो ये है समझने वाली बात। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर जब हम कहते हैं तो हिंदुस्तान में तो जो है पैट्रीलिनियल है। हिंदुस्तान में क्या है? पैट्रीलिनियल। तो ड्यूब ने वो मैकेनिज्म डिस्कस किए जिससे वुमेन को और पावर मिले, जिससे वुमेन को और राइट्स मिले। और उसके बाद जो है हिंदू गर्ल्स रिचुअल, सेरेमनीज, लैंग्वेजेस, प्रैक्टिसेस सब कुछ करेंगे। ये है बात। वैसे अगर स्टूडेंट की बात करो तो दुबे साहब जो है नागपुर यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी, संस्कृत पढ़ा, फिलोसफी पढ़ा, इंग्लिश लिटरेचर भी पढ़ा था उन्होंने। वो लेकिन फेमिनिस्ट कंसर्न्स थे उनके, और वो जो है उन्हीं चीज़ों को उन्होंने हाईलाइट किया। कल्चरल ईडियम्स और एक्सप्रेशन जो है वो टूल है, उससे पता लगता है कि आप कैसे व्यवहार करते हैं। जैसे नारी को अच्छी शिक्षा देना, आप दूसरे के गार्डन में पानी दे रहे हैं क्या? कहते हैं ना दूसरे के घर जाएगी, क्यों जी? यस हाँ, बोलते हैं। नहीं, बोलो। बोलो बोलो बोलो। तो उन्होंने मेटाफर किया है, जैसे दुर्गा पूजा होती है, गौरी पूजा होती है, गौरी की पूजा हो रही है। आप अपने गांव में देखना, जो शादी से पहले जो गीत गाए जाते हैं, हाँ उसको कैसे रिलेट करना है? हाँ, वही बात है। कैसे रिलेट इसको ऐसे करना है कि
भाई जो भी पूजा पाठ, जो भी भगवान को बनाया गया, उसमें नारी को एक ऐसे तरीके से पुटअप किया गया, उसका कनेक्शन जोड़ा गया है, गाने बनाए गए हैं। मैं तो छोड़ चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे। सब मर्द के लिए तो कुछ नहीं है। एन ओकले ने बिल्कुल यही बोला, एन ओकले डंडा मार दो। एन ओकले हिंदुस्तान में आ जाए तो तुम्हारा आधा देश जो है ना, उसको गोली मार देगा, और सबसे पहले तुम्हें ही कहा जाएगा बिगड़ गई छोरी। हमने तो तैयारी कराई थी, ट्रांसफॉर्म क्यों हो गया? मतलब लड़के ही वैसे ही रहे और तैयारी हो जाए उसकी, ऐसा कैसे हो सकता है? बोलो। नहीं हो सकता सर। बस फिर नहीं हो सकता। तो शिवा है, उनकी स्टोरी है, फिर उसके बाद जो है पूरा जन्म से लेकर पूरा का पूरा कोई ऑटोनॉमी नहीं है गर्ल के लिए। वेडिंग सेरेमनी में देख लो, कहा जाता है ना वो लड़की अपने ऊपर से चावल फेंकती है, हैं? चावल नहीं फेंके जाते? हाँ जी सर, ठीक है। तो उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ ये है कि वो एक्नॉलेज करती है कि मैंने अपने पेरेंट्स के घर में आज तक जो है मैरिज से पहले जो खाया है, मैं अपना ऋण है वो उतार रही हूँ, और अब उनके ऊपर मैं इकोनॉमिक डिपेंडेंस नहीं रहूंगी। डाउरी क्या है? डाउरी भी यही है कि भाई तेरे को तेरा धन दे दिया, तेरा दहेज दे दिया, अब अपना घर छोड़ के चली जा, उस हाउस होल्ड का मेंटेनेंस नहीं करना है? अब लड़के तो डाउरी के अगेंस्ट नहीं बोलते, लड़के तो भाई मोटी अंगूठी भी पहन लेंगे, चेन भी ले ली और ऐसे, और आईएएस तो ज्यादा खबरें आती हैं शादी तोड़ दी क्योंकि बाप ने मर्सिडीज बोला था, दूसरी गाड़ी दे दी। ऐसे भी केस है, गूगल करोगे आईएएस ऑफिसर्स का कि भाई गाड़ी भी दे रहे हैं, 60 लाख रुपए खर्च भी कर रहे हैं, लेकिन लड़की से शादी नहीं करनी। शादी करके डोमेस्टिक वायलेंस भी हो रहा है कि दे पैसे, लेके क्यों नहीं आती और कमा। बताओ। तो इसीलिए इससे पता लगता है कि ह्यूज प्रेशर होता है, हाँ? समझे? बात समझे कि नहीं समझे? तो इससे वुमेन का क्या बन गया? इससे वुमेन का बन गया अनइक्वल सोशल रियलिटी फॉर वुमेन। भाई शादी हो रही है, तुम्हारी कार लेके आ रहे हैं, लड़की कार लेके आई तो लड़के को रातों रात कार मिल गई? जो कार 6 साल में आती, 10 साल में आती, वो उसको रातों रात मिल गई। तो यानी कि ये फेमिनिटी का एक अलग एस्पेक्ट है। उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं कश्मीर से लेकर, और जो है जैसे अब नवरात्रों में जो है छोटी लड़कियों को पूजा किया जाता है। अब कल को आंचल बोले कि भाई मेरे को भी बिठाओ कंजकों में, तो बहुत जगह तो कंजकों में बिठाया नहीं जा सकता आपको। तो ये अजीब अजीब समाज के जो रिचुअल्स हैं, हिंदू धर्म के कुछ रिचुअल्स हैं, उनमें कुछ प्लस भी है, कुछ माइनस भी है। इसमें धर्म की कोई गलती नहीं है। लीला ड्यूब जी ने एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के एंगल से ये चीजें दिखाई है। ठीक है ना? अब अगर हम एक ही और एंगल की बात करें जिसकी लीला ड्यूब जी ने कॉन्सेप्ट की बात की है, बाउंड्री मेंटेनेंस। बाउंड्री मेंटेनेंस एक कॉन्सेप्ट है। बाउंड्री मेंटेनेंस एक कॉन्सेप्ट है शादी से पहले लड़की कहाँ जाएगी, कितना जाएगी, कितने बजे जाएगी, क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, ये सारी चीजें डिफाइंड।
शादी होने वाली है तो और 6 महीने पहले घूमना फिरना बंद। सामने के परिवार वाले को ये ना लग जाए कि कोई कमी है लड़की में और हलाना है। ये सारा बाउंड्री मेंटेनेंस है। फिजिकल डिस्टेंस रखना है मेल और फीमेल में। हाँ, और कहा ही गया है लड़की को तो, हमारी हिंदी मूवीज में भी कहा गया है वो तो, कि मर्द और औरत में आग और भूसे वाला बैर है। ऐसा एक मेटाफर बना दिया है। फिर कहां से नारी जो है वो पुलिस में जाएगी, कहां से आईएएस बनेगी, कहां से करेगी वो। पूरे मतलब एक डीएम सर बोला जाता है लेडी को भी, सर मैडम नहीं, सर मैडम नहीं बोला जाता, सर। समझे? क्योंकि सर ही होता है। तो मैडम मैडम भी सर में हो गई, आदत डाल लो तुम भी, सर सर सुनना है। तो सर एक जेंडर न्यूट्रल टर्म हो जाता फिर एडमिनिस्ट्रेशन में भी ऐसा होता है, है। पैट्रियार्की शो भी। हाँ, इससे तो फिर मतलब सर अगर लेडीज को भी तो पैट्रियार्की नहीं लगेगा। पेट्रियार्कल नहीं है एक्चुअली, सर है वो न्यूट। आप उसको पेट्रियार्कल मत देखो, लेकिन वो सर ही है, मतलब सर ही बोला जाता है, डीएम सर। मैडम बोलते हैं डीएम मैम, लेकिन बहुत जगह सर भी है, सर 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 सर, ऐसे होता है। सर यहाँ पर जो है ऑनर और रिस्पेक्ट का है। ब्रिजबाला बताएगी पुलिस में कैसे होता है मैडम। ब्रिजबाला जी आप बताइए, सर होता है कि नहीं होता? ब्रिजबाला जी। होता है। ब्रिजबाला जी ने हमारे शब्दों को प्रोत्साहन देते हुए हमें कहा कि होता है, देख लो। समझ आई बात? तो अब ये लीला ड्यूब जी ने कहा है सोशलाइजेशन जो है आइडियोलॉजी के थ्रू होता है। इसका मतलब ये है कि उन्हें घर का हाउस होल्ड वर्क कराना और सारी चीजें कराना, टास्क सिखाना किया जाता है। इससे उनका दिमाग बस ही बन जाता है। कुल मिला के बर्तन कपड़े इन्हीं में लगा रहेगा पूरा टाइम, वो क्या करेंगे। जेंडर स्पेसिफिक टास्क, समझे? ऐसे ही लीला जी ने बोला कि जेंडर रिलेशन भी कंस्ट्रक्ट कर दिए जाते हैं। किनशिप टाइज भी ऐसे ही बताए जाते हैं। जेंडर रोल्स इनेक्टेड होते हैं, हम पढ़ चुके हैं उसको। जैसे आपके पैट्रीलिनियल है एक सिस्टम, एक मैट्रीलिनियल है, एक बाइलेटरल है। पैट्रीलिनियल, मैट्रीलिनियल एंड बाइलेटरल, ठीक है जी। तो इसीलिए उन्होंने स्ट्रक्चर कंस्ट्रेंट्स बताए, चीजें बताए कैसे होता है, और कैसे आप कॉन्ट्रास्टिंग बिहेवियर को क्रिएट करते हो, और कैसे मतलब क्या बताऊं मैं, कल्चरल और सोशल जो है मैट्रिसेस उनको आपको लेके चलना पड़ता है, जैसे इस्लाम में भी है। ठीक है, सेग्रीगेशन करते हैं लड़कियों का, उन्हें 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 आप सेक्लूजन में रखते हो। फिर उसके बाद जो है मेल कंट्रोल होता है फीमेल सेक्सुअलिटी के ऊपर। पैट्रिलिनियल आइडियोलॉजी और कॉन्शियसनेस में वो एकदम इनग्रेन्ड होता है। इसे क्या कहा है उन्होंने? कॉर्पोरेट कंट्रोल। कॉर्पोरेट कंट्रोल कहा है इसको उन्होंने। क्या? फिर उन्होंने ऐसे ही एंथ्रोपोलॉजिकल सर्विस किए इन चीजों को लेके। जेंडर आइडेंटिटी तो बहुत पहले से होनी शुरू हो जाती है।
लड़का ही चाहिए, लड़का ही होगा, लड़के की कामना है, लड़के के ही कपड़े हैं। अगर आपको किसी ने लड़की वाले गिफ्ट भी दे दिए, अगर आप मां बनने वाली हो, और लड़की के कपड़े भी दे दिए, तो उस जन्म में तो उससे झगड़ा निश्चित है। बताओ मैं गलत बोल रहा हूं? नहीं है ऐसा? समाज है भाई ऐसा। तो स्ट्रक्चरल नीड्स इंफ्रास्ट्रक्चर सोसाइटी डिफरेंट टाइप से बना दी। वुमेन मूवमेंट 1970 से चालू हुआ, पर्दा के खिलाफ, पर्दा सिस्टम के खिलाफ, पब्लिक मूवमेंट के खिलाफ। फिर उसके बाद जो है स्टडी एजुकेशन में फर्क पड़ा है। और छाया दत्तार को आप ढूंढना, छाया दत्तार कोट कर देना ऐसे ही कहीं कहीं। अब तो इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू में और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं, उन सब ने दिया है। तो वुमेन के वर्ल्ड हैं, वुमेन के वर्ल्ड बना दिए कि भाई ये वर्ल्ड है, वुमेन इस तरीके से बिहेव करेगी। वुमेन के रिस्पॉन्स भी एकदम वैसे हैं। इससे जो है आपको पता लगता है कि जेंडर का कंस्ट्रक्शन कैसे किया गया, जेंडर कहना क्या चाहता है, जेंडर को कैसे उन्होंने मोल्ड किया। और ऊपर से कास्टिज्म हो गया, ऊपर से कास्टिज्म हो गया, उसकी आइडेंटिटी हो गई। और ऐसे करके उन्होंने बहुत सारे एसेज लिखे हैं। जैसे कि जैसे लक्षद्वीप में क्या है, मैट्रिलिनियल सिस्टम है, मैट्रिलिनियल स्ट्रक्चर है बेसिकली वहां पे। मैं लिख देता हूं। ठीक है जी। तो बहुत जगह इन चीजों से फर्क पड़ता है। फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव है, इसको हम फेमिनिस्ट सोशल एंथ्रोपोलॉजी भी कह सकते हैं। और किनशिप और बाकी बातों पे हाईलाइटेड है ये। और सोसाइटी में चेंजेस को भी दर्शा रहा है। क्वेश्चन जो आएगा वो तो कंटेम्प्रेरी आइडिया को आपको प्रमोट करने को बोलेगा, कंटेम्प्रेरी आइडिया को आपको शो करने को बोलेगा। तो ये मैंने दोनों इसीलिए कंप्लीट कर दिए क्योंकि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने जो है ये खत्म कर दिया। और बोलिए। तो अब जो है इसके बाद हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन वाली बात आप जो कर रहे थे, वो हमने कुछ कुछ तो डिस्कस पहले भी किया है, लेकिन हम करेंगे थोड़ा सा। जैसे अब इंडिया की जब आप बात कर रहे हो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की, तो हम नेशन नेशन बिल्डिंग की बात भी कर लेंगे। और बाकी हम कर सकते हैं, मॉडर्निटी की हम बात करेंगे। और हम एक्सप्लॉयटेशन, सबऑर्डिनेशन, सोशल एक्सक्लूजन, ये हमने एक तरीके से किया है। लेकिन जो फर्स्ट बुक, जब मैंने फर्स्ट पेपर कराया था, तो उसमें मैंने हायरार्की और उन सब की बात की थी, वहां पे एक बार देख सकते हो। तो ये चीज अभी हम देख सकते हैं। मैंने जो है दोनों अप्रोच आपको करा दी आज, सबाल्टन अप्रोच भी करा दी, फेमिनिस्ट अप्रोच भी करा दी, लीला द्वीप वाली। नॉन नॉन ब्राह्मणिकल अप्रोच वही है जिसमें आप जो है बहुजन समाज वाले आइडिया लेते हो और उस हिसाब से आप उसको सारा करते हो। अगर ये आपको लगेगा आपको चाहिए तो वो भी हम कर देंगे। तो डेविड मार्टिन की जो थ्योरी है सेकुलराइजेशन की, इसमें आपको क्या जानना है आंचल जी? सर उसने सेक्युलरिज्म को कैसे डिफाइन करा है, मतलब मैंने रीड करा था बट क्लियर नहीं हुआ कि वो एक्चुअली में कहना क्या चाहता है। आपको क्या समझ नहीं आता हमेशा स्पेसिफिक पूछे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। देखो, डेविड मार्टिन की जो थ्योरी है सेकुलराइजेशन की, वो अगर मैं एक ओवरव्यू देने की बात करूं, तो एक बेसिकली पहली बात तो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी है।
वो बात कर रहा है पॉलिटिकल सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन की। अब वो कहता क्या है, वो कह रहा है कि भाई डेविड मार्टिन क्या कह रहा है, डेविड मार्टिन कहना चाह रहा है कि जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं वो समय के साथ डिक्लाइन हो गए हैं, ठीक है जी, और उसकी वजह से क्या हो गया है, एक नया सिस्टम निकल के आया है। हाँ, यानी रिलीजियस ट्रेडिशंस में बदलाव आए हैं। इससे क्या हो गया, इससे हो गया कि जो रिलेशन है रिलीजन और सेकुलरिटी का, वो भी टाइम के साथ चेंज हो गया है, यानी ब्रॉडन हो गया है ये सारा का सारा, बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो गए हैं। तो जो ओरिजिनली जो था वो तो क्रिश्चियनिटी और वेस्टर्न वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में था, लेकिन समय के साथ जो है ये सारी चीजें बदल गई, यानी कि वो जो है मार्टिन मार्टिन की जो जनरल, डेविड मार्टिन की जो सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन की जो है, जो मतलब जो हम कह रहे हैं थ्योरी ऑफ सेकुलराइजेशन की जो हम बात कर रहे हैं, ये सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन का पार्ट है। और उसके अंदर वो कहना चाहता है कि जो सेकुलरिज्म है, सेकुलराइजेशन है, वो जो है डायनेमिक्स दर्शाता है बड़े लेवल पे, बहुत बड़े स्केल पे। डायनेमिक्स क्या है, डायनेमिक्स क्या है कि जो रिलीजन हमारे पहले थे, उन रिलीजन के अलावा जो रिलीजियस वैल्यूज आज की डेट में हैं, जो जैसे बुद्धिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, इनके साथ बहुत सारी चीजें ऐसी जुड़ गई हैं जो प्योरली रिलीजियस आइडिया नहीं है, और इससे जो है फिर चीजों में एक चेंज आया है। इससे इससे जो है सेकुलरिज्म को बढ़ावा भी मिला है रिलीजन के होते होते ही। आप मेरी बात समझ आए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? सेकुलरिज्म क्या है, नॉन रिलीजियस। तो वो बात नहीं हो रही है कि मॉडर्निटी के अंदर, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सोशल सिस्टम है मॉडर्निटी के अंदर, तो जो डेविड मार्टिन है उसका कहना ये है कि कौन, उसका कहना ये है कि अगर सिंपल शब्दों में जैसा मैंने अभी बताया, उसका कहना यही है जो मैं कह रहा हूं कि सेकुलराइजेशन एक एवर इवॉल्विंग चीज है, और वो ये कहता है कि जो नए नए रिलीजन, जो मतलब जब आप पूरे वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में जब आप बात करते हो, तो उसके अंदर जो बदलाव आते हैं, वो बदलाव जो है आपको रिलीजन के थ्रू ही दिखाई देते हैं। वो अपने उसके अजम्पशंस हैं, क्योंकि वो उसको मल्टी डायमेंशनल मानता है, एक वो नहीं है। बात समझ रहे हैं आप? यानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि रिलीजन है भी, रिलीजन का रोल भी है, और रिलीजन का जो रोल है वो बहुत ही ब्रॉड है। ये है उसकी सेकुलराइजेशन थ्योरी की, अगर एक तरीके से बात करो तो। और अगर जनरल भाषा में मैं बोलूं तो भाई एक समय के बाद रिलीजन का रोल कम हो जाएगा और जो है सेकुलराइजेशन बढ़ जाएगा। लेकिन मैं तो उसके बीच की बात कर रहा हूँ कि भाई जैसे अब बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, हिंदुइज्म है, बहुत सारे एलिमेंट है जो सेकुलर भी है, यानी रिलीजन होते हुए भी सेकुलर है वो। क्या बात समझ आई मेरी? सर इस थ्योरी को हम पॉजिटिविज्म से कैसे रिलेट कर सकते हैं? इस थ्योरी को हम पॉजिटिविज्म जो दिया था, शुरू में, हाँ जी सर, हाँ जो क्लेड हार्टन सेंट साइमन का था, मतलब बिल्कुल। उससे कैसे रिलेट कर सकती हूँ अगर मैं चाहूँ तो? तो आप पहले आपको सोचना पड़ेगा कि जो पॉजिटिविज्म है, जो उसके जो बदलाव, जो ट्रांसफॉर्मेशन वो शो कर रहा है, जो बता रहा है, वो जो इंपिरिकल आइडिया वो बता रहा है, वही थ्योरी ऑफ सेकुलराइजेशन भी निकाल के लेके आ रही है। ये कनेक्टिविटी हो सकती है, क्योंकि पॉजिटिविज्म भी नॉन रेशनल थॉट से रेशनल थॉट की तरफ बढ़ रहा है। ये भी इनडायरेक्टली कुछ कुछ ऐसा ही बोलना चाह रहा है, लेकिन डिक्लाइन तो हुआ नहीं रिलीजन का। रिलीजन के फॉर्म से नॉन रिलीजियस आइडियाज के ऊपर इंपैक्ट हो गया। भाई धूप बत्ती करने से, अगरबत्ती लगाने से मुझे मानसिक शांति भी मिलती है, मुझे पीस भी मिलती है, तो वो पूजा नहीं रही सिर्फ। बात समझे मेरी? ये है।
फिर से एक बार